नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल दक्ष क्लासेस में। आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर सेकंड को कंटिन्यू करेंगे। हम क्या कर रहे थे? एनसीईआरटी साइकोलॉजी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बंद होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल दक्ष क्लासेस में। हम क्या कर रहे थे? एनसीईआरटी कर रहे थे, क्लास 11th की साइकोलॉजी कर रहे थे, उसका चैप्टर सेकंड चल रहा था। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? साइकोलॉजिकल इंक्वायरी और उसके लक्ष्य यानी उसके उद्देश्य क्या होते हैं, जिसमें हमने उसके 5 उद्देश्य पढ़े थे: वर्णन, पूरक कथन, व्याख्या और नियंत्रण और अनुप्रयोग एप्लीकेशन। आज हम करेंगे मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, यानी कि इसके रिसर्च जो होती है साइकोलॉजिकल, उसके क्या चरण होते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण। क्या क्या स्टेप होते हैं, किस तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एक रिसर्चर जो है रिसर्च करता है और अपने नए सिद्धांत भी बनाता है। तो इसका पहला चरण है समस्या का संपर्क, यानी कि समस्या को समझना। समस्या का संपर्क क्या कॉन्सेप्ट है, समस्या किस तरीके की है हमारी प्रॉब्लम। इसमें काफी सारे चरण हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से आई थिंक जो रीट कैंसिल हुई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन भी आया था जो आगे देखेंगे हम। दूसरा है इसमें आंकड़ों का संग्रह कर, यानी समस्या को समझ करके आंकड़े संग्रह करना, डेटा कलेक्शन और संग्रह। आंकड़े इसमें अलग अलग तरह से अलग अलग मेथड से तैयार किए जाते हैं, अलग अलग विधियां अपनाते हुए इसके साइकोलॉजी की और डाटा कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद है हमारा निष्कर्ष निकालना। थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे है यानी जो हमने डाटा कलेक्शन किया है उसका एनालिसिस करना, क्या ये सही है और या फिर नहीं है। उसके बाद लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो निष्कर्ष निकाला है हमने, इसका क्या करेंगे? पुनर्परीक्षण। निष्कर्षों का पुनर्परीक्षण। ठीक है, तो जिस उद्देश्य से हम हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, उद्देश्य से हमने रिसर्च स्टार्ट की थी, अगर वो उस समस्या का समाधान हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हमारी रिसर्च फिर से चल पड़ती है। इस तरीके से इसकी स्टेप होते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अभी हम एक एक करके इनको समझेंगे। पहला हमारा चरण था समस्या का संप्रेषण, यानी क्या कॉन्सेप्ट है, समस्या किस तरीके की है। इसमें हम क्या करते हैं? समस्या को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जिस टॉपिक पे हमें रिसर्च करनी है, जिसका हमें अध्ययन करना है, उसकी क्या करेंगे? पहचान करेंगे और सिलेक्शन करेंगे। इस चरण में हम करते हैं अनुसंधान के लिए विषय का चयन, क्योंकि जब हम समस्या को समझ जाते हैं कि किस तरीके की समस्या है, क्या बच्चों के गृह कार्य से संबंधित है, क्या बच्चों के बोलने से संबंधित है, जैसे कुछ बच्चे हकलाते हैं
या फिर कोई अलग तरह की समस्या है, तो उसका हम जब संप्रतन कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हमारे पास टॉपिक निकल करके आ जाएगा कि हमें इस बात पे रिसर्च करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे रिसर्च के लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे, यानी शोध के लिए क्या करना, प्रश्न, या फिर इससे क्या होता है जैसे ही हम प्रश्न बनाते हैं तो हमारी रिसर्च आगे बढ़ती है। तो क्या है, शोध के लिए प्रश्न, या फिर इसको कहते हैं अनुसंधान का विकास। समस्या को समझ लिया, समस्या को समझने के बाद टॉपिक आ जाएगा तो हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो ये पहला स्टेप हमारी रिसर्च का तैयार हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तैयार करने के लिए हमें मटेरियल कहाँ से चाहिए, यहाँ सबसे पहले हो सकता है कि जो हमारी समस्या है, जो टॉपिक है, ये क्या है, रिसर्च है, सर्च नहीं है, रिसर्च, यानी कि इस टॉपिक पे पहले भी अध्ययन किया जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले रिसर्च हो चुकी है उसको देखेंगे, यानी कि पूर्व में किए गए अनुसंधान की समीक्षा, पूर्व में किए गए अनुसंधान की समीक्षा। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि पहले से किए गए अध्ययन की समीक्षा कौन से चरण में होती है ना। तो ये स्टेप आप याद रखेंगे सारे के सारे। पहले हम अनुसंधान की कॉन्सेप्ट करते हैं, समस्या को समझते हैं, फिर सिलेक्शन हमारा टॉपिक निकल करके आता है, फिर हम क्वेश्चन तैयार करते हैं और फिर इसी चरण में हम करते हैं अनुसंधान की समीक्षा। यानी जैसे ही हमारे सामने हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम आ गई, हमारे पास टॉपिक आ गया, तो हम पहले जो रिसर्च हो चुकी है उसको देखेंगे कि आखिर क्या हुआ है पहले के अध्ययनों में और क्या निष्कर्ष निकले हुए हैं। अब ये सब प्रश्न या तो पहले किए गए शोध के आधार पर तैयार करेंगे, या फिर हमारे खुद का जो ऑब्जर्वेशन है, हमारे जो अनुभव है उस आधार पर, यानी खुद के प्रेक्षण और अनुभवों के आधार पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन तैयार कर लिए, यानी कि समस्या को जैसे ही प्रश्न तैयार करेंगे तो हम हमारी तरफ से उसके कुछ आंसर भी सोचेंगे, यानी इसका समाधान ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण। यानी कि हमारे जो प्रश्न है, हमारी जो समस्या है, उसके ऊपर हमारे मन में उसके जो समाधान आ रहे हैं उनको बोला जाता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। परिकल्पना का निर्माण, ठीक है, यानी अलग अलग खूब सारे इस समस्या का ये समाधान हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है। अब हमने परिकल्पना का निर्माण कर लिया, यानी हमने समाधान सोच लिया, तो उससे रिलेटेड हमें आंकड़े भी इकट्ठे करने होंगे, वो सोर्स और डाटा कलेक्शन भी करना होगा, जिससे हम हमारी रिसर्च को आगे बढ़ा सकें। तो नेक्स्ट हमारा चरण, दूसरा चरण क्या है, डाटा कलेक्शन, यानी प्रदत्त संग्रह, आंकड़ों का संग्रह, प्रदत्त संग्रह, इंग्लिश में इनकी नाम है डाटा कलेक्शन। अब ये आंकड़े हम किस किस तरीके से इकट्ठे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, साइकोलॉजिकल रिसर्च है, इंसानों का अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हमें वो लोग चाहिए जो क्या है इस रिसर्च में शामिल होंगे। तो पहला है प्रतिभागियों का चयन, अध्ययन के लिए जब हमने इससे पहले सैम्पलिंग के बारे में बताया था, ये वही तरीका है कि कितने सारे लोग हम अपने स्टडी में, अपनी रिसर्च में लेना चाहते हैं, तो उसका सिलेक्शन करेंगे। उसका सिलेक्शन करने के बाद, सिलेक्शन कर लिया तो इन्हीं लोगों से हमें हमारा डाटा मिलेगा। हम डाटा का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, इन्हीं से हमारी वो सूचनाएं मिलेगी जो हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अलग अलग मेथड अपनाने होते हैं, अलग अलग विधियां अपनानी होती है। तो प्रदत्त संग्रह के लिए
विधियों का चयन। बहुत सारी विधियां हैं हमारी साइकोलॉजी में, जैसे प्रेक्षण विधि है, प्रायोगिक विधि है, सहसंबंध विधि है और केस स्टडी जिसको व्यक्ति अध्ययन भी बोलते हैं। तो कौन कौन सी मेथड है? प्रेक्षण हम ऑब्जर्वेशन करके भी क्या कर सकते हैं, किसी के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा कौन सा बताया मैंने? प्रायोगिक। और क्या बताई थी? केस स्टडी जिसको व्यक्ति अध्ययन विधि कहते हैं। और क्या बताया था? काफी सारे ऐसे मेथड है, वो विधियां जिनसे हम व्यक्ति के व्यवहार के बारे में या कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं व्यक्ति से संबंधित। ठीक है। सहसंबंध, दो व्यवहारों में जब तुलना करनी हो तो। इन सभी विधियों को आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, आंकड़ा संग्रहण करने की विधियां हमने देख ली। अब इन विधियों से हम कौन कौन से तरीके अपना करके डाटा कलेक्शन करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, अनुसंधान में यूज होने वाले उपकरण। संग्रह के उपकरण। ये उपकरण कोई ये नहीं है कि हथौड़ा है, चाबी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी विधियां ही हैं कि आखिर कौन कौन सी विधियों का प्रेक्षण आप ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन मेथड आपको पता है दो तरह का होता है, सहभागी और असहभागी। इसके अंदर हम कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, प्रश्नावली भी कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, हम इंटरव्यू ले सकते हैं, हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए उपकरण कौन कौन से हैं? साक्षात्कार विधि, इसको अनुसूची भी बोलते हैं, अनुसूची प्रश्नावली को बोलते हैं, और प्रश्नावली। अब जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हो तो आप उसका प्रेक्षण भी कर रहे हो कि आखिर इंटरव्यू देते टाइम बच्चा किस किस तरह के व्यवहार करता है, कैसी हेजिटेशन है उसमें, या बड़ा फ्रेंकली क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, कितनी देर बाद किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। तो आप साथ ही साथ उसका क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हो। ठीक है। ऐसे ही विधियां हैं काफ़ी सारी। लास्ट क्या है हमारा, इसके बाद है, इतना सब कुछ करने के बाद हमारे पास ओरिजिनल डाटा क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो वास्तविक आंकड़ों का संग्रह करना। अब हम करेंगे इसका तीसरा चरण। उसमें क्या होता है, निष्कर्ष निकालना। देखते हैं आगे। थर्ड हमारा स्टेप क्या है, निष्कर्ष निकालना। क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल आंकड़े आ गए हैं, हम क्या करेंगे, अब इन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो हमारे पास निष्कर्ष आ जाएगा। विश्लेषण करेंगे कि आखिर इसका क्या हमारी परिकल्पना के ऊपर ये डाटा कलेक्शन खरा उतर रहा है या नहीं। इसके अंदर क्या करते हैं हम, आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा। ये इसके लिए अलग अलग तरह की सांख्यिकी विधियां हैं वो अपनाई जाती है। इस आंकड़ों के विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य है परिकल्पना की जांच करना। ठीक है। परिकल्पना हाइपोथेसिस, यानी हमने जो आंसर सोचे थे समस्या के, क्या वो पूरे हो रहे हैं इस डाटा से, उनका समाधान निकल रहा है। ठीक है। अगर हाँ तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, निष्कर्षों का पुनः परीक्षण करते हैं। फोर्थ हमारा स्टेप क्या था, निष्कर्षों का पुनः परीक्षण करना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है कि आंकड़ों का विश्लेषण किस उद्देश्य से किया जाता है। पहला तो ये है, तो क्या है, परिकल्पना की जांच के लिए। फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, परिकल्पना की जांच कौन से चरण में की जाती है। ठीक है। तो विश्लेषण करते टाइम या फिर थर्ड चरण में। पुनर्परीक्षण इसलिए होता है कि अगर हमारी हाइपोथेसिस
कंप्लीट नहीं हो रही है, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो हमें फिर से रिसर्च करनी पड़ेगी। पुनर्परीक्षण करने के बाद जो हमने अभी सर्किल बनाया था इस तरीके से 4 स्टेप का, तो फिर से हमारा वही समस्या को समझना, फिर से डाटा कलेक्शन करना, विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके अलग अलग मेथड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।